चलो जी। तो लास्ट क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी। क्या क्या बातें की थी हमने? कौन कराएगा रिवाइज? निखिल, बिना कॉपी किताब क्या है बताओ जी। अरे ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लास्ट क्लास में क्या किया था, नहीं ये पूछ रहा हूँ। क्यों? हाँ तो ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या पढ़ा था हमने अर्पित लास्ट क्लास में? हाँ हाँ, तीन टाइप के हमारे एंटरप्राइजेस है, कौन कौन से? डीयू, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा पब्लिक कॉर्पोरेशंस, एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनीज। क्या होता है डीयू, किसको बोलते हैं? जो डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज के अंदर फॉर्म की जाती है। सेकंड, हाँ, सेकंड क्या होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस? जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बर्थ में लाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दो। आईसीआई हो गया, एलआईसी हो गया आपका, है ना, ये सारे स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाए गए। थर्ड क्या था हमारे पास? गवर्नमेंट कंपनी। वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ, जब जब हमने किसी कंपनी को रजिस्टर किया हो अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और उसके अंदर 51% जो स्टेक है किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। ध्यान रहेगा। प्लस हमने देखा था कि जो ड्यूज होते हैं उनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, लेकिन जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं और जो आपके गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? हाँ, मतलब जहाँ पे आप बिजनेस के नाम से किसी पे केस फाइल कर सकते हो, कोई और आपके बिजनेस पे केस फाइल कर सकता है। वहाँ पे दोनों को हम अलग अलग डिस्टिंक्ट तरीके से देखते हैं। ध्यान रहेगा। क्या कहते हैं? हाँ, लॉस। चलो जी। नाउ, अब जितने भी हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस देखे, तो उन पब्लिक एंटरप्राइजेस के कुछ रोल्स है। तो देखो क्या क्या रोल्स है। पहला क्या रोल है? चेकिंग ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हमें ये चेक करना पड़ता है कि इंडिया के अंदर जो भी हमने पब्लिक कंपनीज बनाई है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इकोनॉमिक पावर का। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? एनीवन? क्या चीज? कहाँ चला गया वर्ड? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब बेसिकली क्या है कि मान लो मैंने कंपनी फॉर्म करी, अब उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम डिसीजन टेकिंग पावर है वो किसके पास है? तो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। क्यों? क्योंकि वो कितना होल्ड कर रही है? 51% स्टेक उसके पास है। जो भी डिसीजन मेकिंग होंगी ऑब्वियसली जो मेजोरिटी आएगी वो किसकी आएगी? गवर्नमेंट की है। ध्यान रहेगा। सेकंड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कि ये जो कंपनीज हम फॉर्म करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हम फॉर्म करते हैं, उनका मेन मोटो क्या होता है कि हमें क्या करना है? कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। तो आप देखोगे जितने भी हमने गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म करी है वो सारी की सारी किन कामों में रिलेटेड है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है। जैसे कि भेल, भेल क्या काम करती है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या काम करती है ये? जैसे ट्रेन के जो इंजन होते हैं ना, इंजन बनाने का काम करती है। प्लस भेल जो है जितना भी आपका पावर जनरेशन का काम है वो भी भेल करती है हमारी कंट्री के अंदर। जितने भी आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते हैं उसमें भी कौन करती है कंट्रीब्यूट? भेल करती है। ऐसी एक है एनटीपीसी। एनटीपीसी का नाम भी सुना होगा आपने। हाँ, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। बेल का नाम सुना होगा आपने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अगेन जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट से कौन बनाती है? बीएल बनाती है। ऐसी ओएनजीसी का नाम सुना होगा आपने। सुना है ओएनजीसी? कोल इंडिया का नाम सुना है? कोल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड। जितनी भी माइनिंग होती है कोल की इंडिया के अंदर वो कौन करती है? कोल इंडिया लिमिटेड करती है। तो ये सारी कंपनीज बेसिकली जो काम कर रही है इनका जो कोर एरिया है वो किस पे बेस्ड है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कि ऐसे कामों में लगे होंगे जो हमारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा ना,
उनमें इनको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑपरेशन होगा वो हमें ट्राई करना है कि ऑल ओवर इंडिया में करना है। एंड सबसे मेन जो हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो कॉस्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, लोगों तक कुछ से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनका जो कॉस्ट आना चाहिए पब्लिक को वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्यों ऐसा? ताकि वो अफोर्डेबल। क्योंकि इनका प्राइमरी मोटिव क्या है, लोगों का वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट जनरेशन। जैसे कि आईओसी, आईओसी क्या करती है, आईओसी, आईओसी बाहर निकलो, आईओसी बताओ क्या होता है? आईओसी नहीं सुना? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पेट्रोल भरवाने गए हो कभी? इंडियन ऑयल पे पेट्रोल भरवाया कभी? क्या काम करती है वो? तो फिर आईओसी वही काम करती है। तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट ओन पब्लिक कंपनी है। तो वहां पे भी क्या मोनोपोली कह सकते हो, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, आईओसी हो गया, इन सब की क्या है, मोनोपोली है ना। जैसे दिल्ली के अंदर आपने जहाँ भी पेट्रोल डलवाया होगा, डीजल डलवाया होगा, तो आप कौन से पेट्रोल पंप पे गए हो, नाम बताओ। या तो एचपीसीएल के पास गए होगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या तो बीपीसीएल के पास गए होगे, भारत पेट्रोलियम, या तो आप आईओसी के पास गया होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा भी किसी के पास गए हो? पहले एक रिलायंस हुआ करता था, वो बंद हो गया, तो और कोई मार्केट में तो पे ही नहीं ना। कल को अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस चार्ज करे आपसे, तो हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है? नहीं, वो ट्राई करती है कि हम कॉस्ट क्या रखें, मिनिमम से मिनिमम। ध्यान रहेगा, यही है यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर क्या आपके पास, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। रीजन का मतलब यहाँ पे क्या है, रीजन का मतलब, यहाँ पे रीजन का मतलब क्या है, इसका मुंह देख रहे हो क्या? हाँ, प्लेस प्लेस प्लेस, जगह, ठीक है। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है, ये जो कंपनीज है ये इस तरीके से वर्क करती है कि इंडिया के अंदर जितने भी प्लेसेस है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, ये हर जगह को क्या कर सके, प्रॉपरली सर्व कर सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पे सिर्फ ये मेट्रो सिटीज में काम कर रही है, बाकी जो रूरल एरिया है वहाँ पे काम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा इनका फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो रिमोट एरियाज होते हैं। सर मतलब ऐसा क्या है, मतलब कुछ और भी नाम दे सकते हैं। अरे मतलब बेसिकली हमारा मेन जो फोकस है उन एरियाज के ऊपर, ताकि उनको हम क्या कर सके, ग्रो कर सके टाइम के साथ। यही समझ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसका क्या मतलब है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को क्या समझते हो आप? सर इंपोर्ट में ज्यादा करना चाहिए, अच्छा, उससे क्या होगा? सॉरी एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, हाँ, ताकि डॉलर इंडिया में हो। ये जो कंपनीज है ना, इनका मेन फोकस क्या होता है कि लोग इंडिया के बाहर से कम चीजें खरीदें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है आप इंडिया के बाहर से खरीद सकते हो, लेकिन उसके ऊपर ना एक्साइज या फिर जो ड्यूटी होता है वो ज्यादा चार्ज करती है। ड्यूटी क्या होता है, बेसिकली टाइप ऑफ व्हाट, टैक्स। तो गवर्नमेंट बोल रही है आप इंडिया के बाहर से जितना चाहे उतना सामान खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे क्या मांग रहे हैं, सपोज 200% टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब 100 रुपये का सामान है तो उसके ऊपर 200 का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 300 रुपये 100 रुपये के सामान के लिए। यही समझ। जैसे आईफोन कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारा कोई दोस्त है इंडिया के बाहर, उससे मंगा लेंगे, सस्ता पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे परचेज करते तो महंगा पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों? सुना है कभी कभी, टीवी में देखा होगा, कभी न्यूज़ में सुना होगा। अगर आप किसी अपने एब्रॉड फ्रेंड से अगर मंगाओगे तो सस्ता पड़ता है हम लोगों को, लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हो तो महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर से खरीद रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो ना। इंपोर्ट करोगे तो साथ में क्या लग जाएगी, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। जब वो वहां से परचेज करेगा तो क्या उसको पे करना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी? नहीं, वो तो सेम कंट्री में परचेज कर रहा है। तो इन कंपनीज का मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट किया जाए। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, कम कर देना, रिड्यूस कर देना। रिड्यूस कैसे होगा, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, हायर एंड हायर टैक्सेस चार्ज करेगी इंपोर्ट के ऊपर, और किसको प्रमोट करना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। इससे क्या होगा, सर इससे इंडिया में डॉलर साइड की मतलब जैसे डॉलर से वैल्यू ज्यादा होती है, हाँ, तो अगर हम यहाँ से कुछ बाहर बेच रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो उससे हम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ। अगर हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करने की जगह पे, तो इससे होगा क्या, इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी हमारे पास आएगी। अब उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है,
क्योंकि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हर कंट्रीज के पास नहीं है। हमारी कंट्री के पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री में नहीं है, बट वो हमारी लिविंग के लिए जरूरी है। जैसे पेट्रोल और डीजल, क्या हमारी कंट्री में निकलता है? नहीं, लेकिन क्या वो डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के लिए। तो जब आप परचेज करने जाओगे किसी कंट्री से, तो वो अपनी करेंसी आपसे मांगेगा या फिर इंडिया की करेंसी मांगेगा? अपनी करेंसी। तो आपके पास होनी चाहिए ना। वो कैसे आएगी? जब हम उस कंट्री को अपना सामान बेचेंगे, तो पेमेंट में क्या करेंगे? अपनी करेंसी देंगे ना हमें। फिर वो करेंसी हम वापस से उनको पे करेंगे, और क्या लेंगे उनसे? हम पेट्रोल और डीजल लेंगे। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। तो हर कंट्री चाहती है आज के टाइम पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? एक्सपोर्ट करें और कम से कम इम्पोर्ट करें। जैसे चाइना इतनी ग्रोथ कैसे कर गई? क्योंकि उन्होंने हर कंट्री को क्या किया? कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किए, जिसकी वजह से उसकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। आया जी समझ? नाउ अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्सिडी तो कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला भैया अगर बाहर से कुछ परचेज करोगे तो हम आपसे हायर टैक्सेस चार्ज करेंगे। लेकिन मान लो मैं एक पर्सन हूँ इंडिया का, गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया कि बाहर से परचेज मत करो क्योंकि आपको महंगा पड़ेगा, आप कहाँ से परचेज करो? इंडिया से करो। लेकिन इंडिया में सामान तो होना चाहिए ना। उसके लिए कौन काम करती है? जो ये कंपनीज है आपकी, गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर पाए बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स विद इन द कंट्री। ध्यान रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा 3 चीजों पे ना मोनोपोली है गवर्नमेंट की। किस किस पे? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? 3 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, कोई प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता वहां पे। क्या पता नहीं है? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार, जहाँ पे एक ही इंसान है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है वहाँ पे। तो हमारी कंट्री के अंदर हर काम प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती है और गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकती है। जैसे स्कूल गवर्नमेंट के भी है, प्राइवेट के भी है। तो एजुकेशन में मोनोपोली नहीं है। 3 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने सारे राइट्स अपने पास रखे हैं। पहला था रेलवे, बट रेलवे को धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिल्यूट कर रही है, उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रही है। दूसरा गवर्नमेंट ने रखा था न्यूक्लियर एनर्जी। आज भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड काम सिर्फ कौन कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस काम को नहीं कर सकता है। तीसरा तीसरा डिफेंस। कंट्री का जो डिफेंस है उसमें 100% किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट की। सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्ट बना सकती है, गवर्नमेंट ही बेच सकती है, गवर्नमेंट ही आपको सर्व कर सकती है। तो इसका मेन रीजन क्या है? गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली क्यों बनाई? प्रॉफिट के लिए। वेरी गुड। क्या? कंट्री को ग्रो करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए। हाँ, अगर मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया होता, अपना डिफेंस प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया होता, तो क्या वो काम करता? है ना। जैसे कि मान लो हमने अपनी कंट्री का जो आर्मी है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, भैया एक काम करो, आप लोगों को ट्रेन करो, आप ही हायर करो और आप ही लोगों को कहाँ पे सेट करो? बॉर्डर के ऊपर सेट करो। हाँ, तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। ऐसे अगर गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट लोगों को बनाने के लिए दे दिया कि भैया बनाओ, मस्त बॉम्ब बनाओ, गोले बनाओ, तो क्या इससे काम होगा? नहीं। इससे कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आई समझ? तो जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने क्या किया है? मोनोपोली कर दिया है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? उन सेक्टर्स के अंदर खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें कौन हेल्प करती है? ये गवर्नमेंट कंपनीज हेल्प करती है। जैसे मैंने डिफेंस का एग्जांपल लिया, HAL का नाम सुना है आपने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। तो ये बेसिकली क्या करती है? अलग अलग कंट्रीज को डिफेंस का सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती है, बनाती है इंडिया में और फिर इंडिया के बाहर उसको बेचती है। तो गवर्नमेंट जिनको मोनोपोली में क्रिएट कर रही है, तो गवर्नमेंट का भी क्या फर्ज बनता है कि हम क्या करें? एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करें बाय इनेबलिंग द गवर्नमेंट कंपनीज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। ध्यान रहेगा। तो ये सारे क्या थे? हमारे रोल्स थे पब्लिक सेक्टर के। डाउट किसी के मन में? डाउट? डाउट निखिल बता दो, मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। क्या समझ आएगा ये तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या था जब पढ़ के आ रहे थे? क्या? वो तो मैं एक्सप्लेन करता ना, टॉपिक क्या पढ़ रहे थे?
वो कौन था? सर एक बार बीच बताओ मेरे पास समझ में आया क्या था टॉपिक का नाम? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। चलो ये ना कुछ अभी याद करने वाले में देखो, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। 1991 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहले हमारे पास जो मोनोपोली थी, गवर्नमेंट ने देखो 2 बार ना आईपीआर एक्ट बनाया था। आईपीआर एक्ट का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। वापस से क्या बोलते हैं हम? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट, आगे एक्ट भी लगा देना। कानून बनाया था गवर्नमेंट ने, एक बनाया था 1956 में, एक बनाया था 1991 में, एक बनाया था 1956 में, एक बनाया था 1991 में। 1956 में जब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि टोटल 17 ऐसी सेक्टर्स होंगे, ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जिसमें सिर्फ कौन काम करेगा? गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने क्या बोला? नहीं नहीं, हमारी बस की बात नहीं है, 17 से हम कितना कर रहे हैं? अब सिर्फ कहाँ गया? 8, सिर्फ 8 सेक्टर्स में ही हम काम करेंगे, बाकी जो 9 है उसमें प्राइवेट भी आकर के अपना काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1998 आते आते गवर्नमेंट का दिल फिर बड़ा हो गया, उसने क्या बोला कि 8 नहीं काम करते हैं, बस कितना रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं, बाकी जो 6 है उसमें भी आकर के प्राइवेट सेक्टर्स काम कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिड्यूस क्यों हो रही होंगी, इसके पीछे क्या रीजन होगा? इसके साथ में प्रोडक्टिविटी क्योंकि गवर्नमेंट को समझ आया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो लोग काम करने वाले हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी बेटर नहीं है, लोग काम नहीं करना चाहते। ऐसे आप देखते होंगे कि सरकारी जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनको मजा नहीं आता काम करने में, उनको बस सैलरी में मजा आता है। तो गवर्नमेंट को तो ग्रो करना है, तो गवर्नमेंट ने देखा अगर सारे सेक्टर्स हम अपने पास ही रखेंगे और इसमें प्राइवेट लोगों को आने ही नहीं देंगे तो इन सेक्टर्स में काम ही नहीं हो पाएगा। जो हमारा मोटो है कि हम सब्सटीट्यूशन करेंगे इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, तो हमने इंपोर्ट को तो रोक दिया, लेकिन इंडिया के बाहर सामान बेचने के लिए इंडिया के अंदर सामान का बनना जरूरी है। लेकिन जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसलिए आप देखोगे हर कुछ सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिड्यूस करते चली गई। सभी मैंने आपको बताया कि 3 हुआ करती थी, बट इसमें भी एक जो रेलवे है उसको अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है। तो कहीं ना क्या बोल सकते हो, आज बस 2 ही सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड है, बाकी सारा क्या हो चुका है? प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया उसके अंदर काम करने के लिए। 1991 की कहानी पता है किसी को? 1991 में क्या हुआ था देश में? 1991 क्या हुआ था? बोलो तो भी स्टार्ट हो रहा है तीसरा, सर वो तो पहले इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई में वो तो ट्रेलर था, अब स्टार्ट हुआ है। वो तो बस हिटअप किया था उन लोगों ने, अब स्टार्ट हुआ है। बताओ जी 1991 किसी को नहीं पता? 1991 में क्या हुआ था? मनमोहन सिंह का नाम जानते हो? मनमोहन सिंह, हाँ सरदार जी, है ना? हम आजाद कब हुए थे? 1947 में। तो 1991 आते आते हमारी कंट्री के बैंड बज गई थी। हमारी कंट्री में ना खाने के लिए पैसे नहीं थे। जो हम बात कर रहे हैं ना कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी कंट्री करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड से क्या हो जाएंगे? कट आउट हो जाएंगे, हमें कोई सामान नहीं बेचेगा, हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे इंडिया के बाहर से। तो जो हमारे पास है सिर्फ उसी को आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो 1991 आते आते ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ 14 डेज के रिजर्व्स बचे हुए थे। मतलब अगर 14 दिन गुजर गए होते तो इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें हम बाहर से लेकर के आते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर अदर प्रोडक्ट्स, वो सारे क्या हो जाते? खत्म। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी क्या इसको डिसएडवांटेज था। तो 1991 में उस टाइम पे हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह, सरदार जी। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था एलपीजी को। एलपीजी का मतलब यहाँ पे क्या है? शर्म नहीं आ रही बोलते। एल का मतलब यहाँ पे क्या है? लिबरलाइजेशन। पी का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन। और जी का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन। तो मस्त क्यों रहे हो? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने, जो हमारे मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या बोला, अपनी कंट्री के अंदर फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए, फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? हमें लिबरलाइज। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को क्या कर रही है? कम कर रही है। जैसे आपने देखा ना, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को जब कम करती है तो हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइज है। जैसे कंट्री के अंदर लोगों को सबको अधिकार मिला हुआ है ना,
तो हम क्या कहते हैं हमारी कंट्री क्या है, एक लिबरलाइज कंट्री है। अगर सारा कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो इन्होंने क्या बोला, भैया सबसे पहले क्या करो, अपने आप को लिबरलाइज करो। जहाँ पे आपने सारी मोनोपोली खुद की रखी हुई है, हमने देखा ना यहाँ पे पहले कितने सेक्टर्स पे थे हम, गवर्नमेंट 17, अब कितना हो गया 8। तो ये जो रिड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ, लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ। फिर सेकंड क्या था, प्राइवेटाइजेशन, कि जिस चीज की वजह से आप अपना कंट्रोल हटा रहे हो उस पर किसको अलाउ करो, प्राइवेट प्लेयर्स को, कि भैया आप लोग आओ और आ करके इसके ऊपर काम करो। एंड लास्ट क्या आपके पास, ग्लोबलाइजेशन, कि इंडिया के बाहर भी सामान बेचने दो और इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उनको इंडिया से सामान खरीदने दो। जब 1947 में आज़ाद हुए थे तो गवर्नमेंट ने ये तीनों चीज़ें बंद कर दी थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेज यही करके आए थे हमारे देश में। हम ग्लोबलाइज की वजह से फंस गए थे ना अंग्रेजों में। अंग्रेज इंडिया में क्या करने आए थे, बिजनेस, उन्होंने सामान बेचना स्टार्ट किया था। तो गवर्नमेंट को लगा 1947 में अगर हम दोबारा से सारी चीज़ें अलाउ करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी कंपनी आ जाए इंडिया के अंदर जो वापस से हमें क्या कर ले, गुलाम बना ले। इसलिए क्या बैन कर दी थी ना 40 सालों तक। तो 40 सालों तक हमने ये बैन किया, लेकिन जब हमारे पास रिजर्व्स खत्म हो गए तो ये तीन जो पॉलिसीज थी वो कौन लेकर के आए थे, मनमोहन सिंह। उससे लेकर के आज तक आप देखोगे तो इंडिया ने काफी बड़े लेवल पे ग्रोथ किया है, डेवलप किया है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन था क्या, एलपीजी का आना। अगर ये नहीं आया होता तो देयर आर चांसेस कि हमारी कंट्री वापस से किसी दूसरी कंट्री के रूल के अंदर आ गई होती। आया ये समझ, क्या उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है ना वो कौन बनाता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली। जैसे अभी कौन है, निर्मला जी हैं अभी, बाकी और कुछ इसमें नहीं। बस ये देख लेना, दो टर्म होते हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम 12th में जाएंगे तो बहुत बार सुनोगे आप डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो भूलना मत। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो ये चीज अभी गवर्नमेंट के पास है, इस पे सारा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं प्राइवेट प्लेयर को बेच दूँ। मान लो अर्पित क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप अर्पित बनाए, अर्पित का प्रोडक्ट हो जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लिबरलाइज। लिबरलाइज का मतलब क्या है कि मुझे अपना कंट्रोल इससे हटाना पड़ेगा। जब तक मैं अपना कंट्रोल इससे हटाऊंगा नहीं, क्या कोई और आ पाएगा इसके ऊपर, नहीं। तो मैंने क्या लिबरलाइज, मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे। अब मैं किसी प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट करूंगा और बोलूंगा कि भैया आओ और 100% इसका स्टेक मेरे से परचेज करके ले जाओ। तो जिस दिन 100% स्टेक गवर्नमेंट से कोई प्राइवेट प्लेयर परचेज कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। वो चीज क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। जिस दिन आप देखोगे रेलवे में 100% प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो हम क्या बोलेंगे, रेलवे क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। अभी 100% प्राइवेटाइज नहीं हुई, अभी प्रोसेस में। आया जी समझ, बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डिसइन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट दोनों वन एंड सेम थिंग है, बस फर्क क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या कर रहे हो आप, 100% अपना स्टेक ट्रांसफर कर रहे हो किसको, प्राइवेट प्लेयर को। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन जो होता है ना गवर्नमेंट सेक्टर का, उसको हम अलॉट कर देते हैं किसको, प्राइवेट प्लेयर को। जैसे कि पहले रेलवे के अंदर 100% किसका स्टेक था, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5% स्टेक किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो ये जो 5% का स्टेक प्राइवेट सेक्टर को हमने बेचा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्ट। तो जब आप एक पार्शियल पोर्शन किसी दूसरे पर्सन को बेचते हो, कौन बेचता है, गवर्नमेंट बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप एंटायर स्टेक बेच दोगे किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को, तो क्या कहलाएगा, प्राइवेट। पूछो, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है डिसइन्वेस्टमेंट को, ठीक है। क्या कभी प्राइवेट प्लेयर प्राइवेटाइज कर सकता है, वो तो खुद प्राइवेट है, वो कैसे करेगा प्राइवेटाइज। अरे मान लो मेरी एक खुद की कंपनी है, मैं एक प्राइवेट प्लेयर हूँ, मैंने आपको बेच दिया, तो क्या उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, नहीं। एक प्राइवेट पर्सन प्राइवेट को ही बेच रहा है, वो पहले भी प्राइवेटाइज था, अभी भी क्या है, प्राइवेटाइज। लेकिन जब गवर्नमेंट बेचेगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्राइवेटाइज। ध्यान रहेगा। निखिल क्या है डिफरेंस बता दो, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में। अब इसके लगेंगे अगर इसका आंसर निकले। एक मिनट, हर क्वेश्चन में तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए। ये तो बहुत इजी था, ये कैसे नहीं पता तुम्हें, क्यों, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई को लेकर। क्यों,
हर टॉपिक में तुम्हारी बहुत मारूंगा। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। कैड क्या बताया मैंने अभी? मेरे को बताया सर प्राइवेटाइजेशन होता है कि जब गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को ना अपना सारा का सारा शेयर दे देती है और फिर डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब गवर्नमेंट कंपनी अपना थोड़ा सा शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को। वेरी गुड एग्जांपल। ये तो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट का। प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल बताओ। सर प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल फिर आर रियल लाइफ एग्जांपल बताओ ना, कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट ने बेच दिया? जो पहले गवर्नमेंट की थी अब वो प्राइवेट की हो गई। नहीं, काफी न्यूज में भी आया था ये। एयर इंडिया है ना, टाटा को बेच दिया, टाटा ने खरीद लिया उसको, तो गवर्नमेंट की थी। एंटायरली किसको बेच दिया उन्होंने? प्राइवेट। तो वो क्या है आपका? प्राइवेटाइजेशन। नो, अगर हम डिग्री ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे क्या देखा? प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा ऑनरशिप को। लेकिन जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पार्शियल ट्रांसफर होता है। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ हो, लेकिन जब हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट तो ये कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है किसकी तरफ? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। आई समझ? डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। नो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर एमएनसीज। टोटल 3 हो गए, कौन कौन से याद करो? डीयू हो गया, दूसरा पब्लिक कॉर्पोरेशन, तीसरा क्या है? गवर्नमेंट कंपनी, चौथा क्या रहा है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर बोल सकते हो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, मल्टीनेशनल। ऐसी कंपनीज जो कई सारे देशों में ऑपरेट करती है। जैसे कि एग्जांपल तो एमएनसी का कोई, मैंने आप लोगों को 4 क्या, हाँ समझ गया मैं, आप लोग मॉडल बच्चे। तो an MNC or a global enterprise is a business enterprise that has its operation in various countries with its headquarters in one or other countries। मतलब जरूरी नहीं है कि जो कंपनी है वो हर कंट्री में जाके अपने आप को रजिस्टर करे या हर कंट्री में जाके अपने हेडक्वार्टर बनाए। हो सकता है कंपनी का हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में हो बट उसकी जो सेल्स हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हो रही है। तो जब आप ऑपरेशनल लेवल पे एक से ज्यादा कंट्री में पार्टिसिपेट करते हो तो आप क्या बन जाते हो? एमएनसी बन जाते हो, मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर है जी पॉइंट? नो। अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला क्या है? ह्यूज कैपिटल बेस। ह्यूज कैपिटल का मतलब क्या है? जनरली एमएनसीज को फॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? काफी ज्यादा कैपिटल होने की रिक्वायरमेंट। सेकंड, फॉरेन कोलैबोरेशंस। इसका क्या मतलब है? हाँ, जैसे कि मान लो अर्पित हो गया, ठीक है, और किसको पकड़े? अभिषेक हो गया, ठीक है। इन दोनों ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी बनाई मस्त, ठीक है। उस प्राइवेट कंपनी में लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये कारें बेच रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी चाहते हैं कि हम अपना को क्या करें? मल्टीनेशनल में ट्रांसफर करें, हम दूसरी कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाए। और इन्होंने सोचा कि हम कहाँ पे जाए? ब्राजील में जाते हैं, ब्राजील में जाकर के कारें बेचेंगे। लेकिन क्या इनको वहाँ के मार्केट के बारे में कुछ पता है? नहीं। वहाँ पे लोग कैसे कारें पसंद करते हैं? नहीं पता। वहाँ का बिजनेस डायनेमिक क्या है? वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है ना? तो ये लोग क्या ट्राई करेंगे कि सबसे बेस्ट के लिए क्या होगा कि ऐसी कार कंपनी जो ऑलरेडी कहाँ पे हो? ब्राजील में काम कर रही हो, उससे जाकर क्या कर लेंगे? कोलैब कर लेंगे और अपनी कंपनी की कारें भी उनके साथ सेल आउट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर बताओ सबसे बड़ा ऐसा मर्जर जो हुआ था, अब हट गया वापस। नहीं, मारुति सुजुकी सुना था? मारुति कौन सी कंपनी थी? इंडियन कंपनी थी, और सुजुकी बाहर की कंपनी थी। तो जब सुजुकी को इंडिया के अंदर आना था तो उसने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए। वो किसके साथ आई? पहले मारुति के साथ। वहीं इन्होंने मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया और इन्होंने कार जो भी आपकी मोटर व्हीकल्स है उन्होंने क्या निकाली? मारुति सुजुकी। अब दोनों क्या हो गए वापस से? क्यों हो गए अलग? सोचो। क्योंकि जब सुजुकी यहाँ पे नई नई आई थी उसको पता नहीं था यहाँ के बारे में कि यहाँ का मार्केट डायनेमिक क्या है, यहाँ पे लोगों को कौन सी कारें पसंद है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाला है। लेकिन ओवर द इयर्स जब सुजुकी ने काम किया किसके साथ? मारुति के साथ, तो वो खुद समझ गई कि भैया यहाँ पे हम किस तरीके से काम अकेले कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जब तक उनको मार्केट की समझ नहीं थी तब तक उन्होंने किस साथ काम किया? मारुति के साथ। जब उनको मार्केट की समझ हो गई तो उन्होंने इंडिविजुअली काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही हीरो होंडा सुना होगा आपने,
हीरो कहाँ की कंपनी है? हीरो इंडिया की कंपनी है और होंडा बाहर की कंपनी। तो होंडा को जब इंडिया में काम करना था तो उसने क्या किया, हीरो के साथ कोलैब किया। फिर जैसे ही उसको मार्केट डायनेमिक्स समझ आई, उसने वापस से डीमर्ज करके अलग अलग हम दोनों काम कर रहे हैं। आई समझ? ऐसे ही वोडाफोन आइडिया आजकल चल रहा है। वोडाफोन आइडिया सुन रहे हो ना? आइडिया कहाँ कंपनी है? इंडिया की। और वोडाफोन कहाँ कंपनी है? बाहर। आई जी समझ? ये दोनों आपस में क्यों काम कर रहे हैं? पहले तो अलग अलग आए थे ये, पहले दोनों अलग अलग काम करते थे। वोडाफोन अलग था और आइडिया अलग था। बट अब दोनों ने क्या कर लिया, कोलैब कर लिया और साथ में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी क्या होने वाली है, बंद होने वाली है। तो उन्होंने बोला डूबते को तिनके का सहारा, कि थोड़ा कैपिटल तू लगी, थोड़ा कैपिटल मैं लगाता हूँ, ट्राई करते हैं। क्या? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? आइडिया अलग था, वोडाफोन। थर्ड क्या आपके पास, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको R&D करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंटली अलग मार्केट डायनेमिक्स के अंदर काम करने चाहते हो जब आप MNCs की बात करते हो। फिर क्या आपके पास, वेल डिफाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। प्लस आपके पास क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ पे आप बेसिकली बैठ करके आपकी जो एम्प्लॉइज होंगी वो रिसर्च करेंगे एंड अपने आप को टाइम टू टाइम मॉडर्नाइज करेंगे, टेक्नोलॉजी को आपके अपग्रेड करेंगे। जैसे कि मान लो मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ और मैं क्या बना रहा हूँ, सपोज मोबाइल फोन्स, ठीक है। मैंने 2 कंट्री पकड़ी, एक तो इंडिया है हमारी, उसके अलावा मैंने 2 कंट्री के बारे में सोचा कि मैं वहाँ पे जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा। एक मैंने देखा पाकिस्तान कि भैया यहाँ बेच सकते हैं सामान, और एक मैंने देखा USA कि यहाँ पे सामान बेच सकते हैं। क्या दोनों ही कंट्रीज की जो डायनेमिक्स है वो अलग अलग है, दोनों का लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों जगह पे लोगों की जो नीड्स है वो अलग है, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज के वो अलग अलग है। तो किस कंट्री में मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ वो कौन डिसाइड करेंगे, मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ध्यान रहेगा। फिर क्या आपके पास, गुड इंटरनेशनल इमेज, ये आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो गुडविल होनी चाहिए आपके बिजनेस की वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, कंट्री लागू नहीं करेगी आपको अपनी कंट्री में काम करना, है ना। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट को हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हाँ, क्योंकि उनकी कंपनीज के ऊपर उनकी गवर्नमेंट लॉ लगाती है कि भैया हम जब चाहे तब आपके पास जितना भी डेटा है ना उसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज गया अदर कंट्रीज में कि भैया ये जो कंपनीज है हमारी कंट्री में काम कर रही है, मतलब हमारा डेटा इनके पास है। कल को अगर इनकी गवर्नमेंट ने बोला कि भैया डेटा दिखाओ, हमारी कंट्री का सारा डेटा किसके पास पहुंच जाएगा, चाइनीज गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। इसलिए हमारी कंट्री ने क्या बोला कि भैया बैठ इन एप्स को हम यूज नहीं करने देंगे इंडिया के अंदर। ऐसे ही व्हाट्सएप के ऊपर अभी चल रहा था, क्या चल रहा था, नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने बोला व्हाट्सएप को कि भैया आप डेटा एनक्रिप्ट करते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम आपसे डेटा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी या हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो हम आपसे डेटा मांगेंगे और आपको डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ने क्या बोला, मना कर दिया कि भैया इससे अच्छा कि हम बिजनेस बंद कर देंगे इंडिया के अंदर। क्यों? उनका क्या जा रहा था, तो उसको इंडिया से तो फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में तो लोग फिर भी यूज करते हैं, लेकिन बाकी जो अदर कंट्रीज में वो जो ऑपरेट कर रही है वहाँ के कंट्री के लोगों के दिमाग में भी क्या आता कि हो सकता है कि हमारी कंट्री का डेटा भी कल को चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इमेज बचाने की वजह से क्या बोला कि इंडिया के अंदर मार्केट करना बंद कर। कौन नहीं सोचता है, हद हो गई। अरे जैसे कि मान लो मैं हूँ व्हाट्सअप, अब मैं दुनिया के 100 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा हूँ मान लो, उसमें से एक कंट्री का नाम है इंडिया। अब मैं कभी नहीं चाहूंगा भले ही कितना मार्केट पोर्शन हो कि इंडिया की वजह से मेरे 99 कंट्रीज में इफेक्ट आए, है ना। तो बेसिकली वहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन सा वाला, ये वाला है, गुड इंटरनेशनल इमेज। उसको अपनी इमेज बनाने देंगे इंटरनेशनली कि भैया हम किसी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आते, हमारे रूल्स है कि हम एनक्रिप्ट रखेंगे डेटा को तो हम रखते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। बट अगर उन्होंने क्या कर लिया होता, इंडिया के अंदर इस रूल को मान लिया होता, तो बाकी जो 99 कंट्रीज है उनके मन में भी डाउट जाता है कि भैया कल को फिर ये भी प्रेशराइज करते हैं कि जब आप इंडिया को डेटा शेयर कर रहे हो तुमको भी डेटा शेयर करो। तो इसकी वजह से क्या होता, जो जनरल पब्लिक है उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता, तो उसके सारे यूजर्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने मना कर दिया ना,
गवर्नमेंट वाला कोई बात नहीं, चला लो, हम देख लेंगे आगे चलो। आया जी समझ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ट्रेंड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। एमएनसी को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेंड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग इन्वायरमेंट जाकर के अपने आप को ऑपरेट करना है। अगर आपने इलिटरेट लोगों को रख लिया तो वो शायद डील नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पास लास्ट ईयर ना एक ऑफर आया था, एक ब्रोकिंग फर्म थी। ब्रोकिंग फर्म क्या होती है, जो क्या ए होता जो शेयर्स को ना बेचते हो खरीदते हैं ना, जैसे कि जीरोदा हो गया, ग्रो सुना है ना, ग्रो ऐप, वो क्या है, एक ब्रोकर ऐप है जो हेल्प करती है शेयर्स को खरीदने और बेचने में, ठीक है। तो वो बेसिकली ना ब्राजील बेस्ड कंपनी थी। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ था मेरा, तो उन्होंने बोला कि भैया आपको ब्राजील जाना है, वहाँ पे जाकर के हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों से डीमेट अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, R&D करना है, और उनको बेसिकली आपको वहाँ पे क्लाइंट बेस हमारा रेडी करना है। लेकिन सिर्फ एक वजह से मैं नहीं जा पाया था, इनको क्या चाहिए था कि भैया वहाँ की ना लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मैं कहा भैया हिंदी ठीक है, इंग्लिश ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज मैं कहाँ सीखूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, वो कौन सा वाला पॉइंट है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, है ना। स्किल्ड प्रोफेशनल्स मतलब आपको अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट में जो नीड्स है वो अलग अलग है। एक ही इंसान एमएनसी को मैनेज नहीं कर सकता। अगर आप चाहोगे कि 2-3 लोग मिलकर पूरे एमएनसी को चला लें, वो पॉसिबल नहीं है। आप अपनी कंट्री में चला लोगे, बाकी कंट्रीज के लिए आपको अलग प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, जो वहाँ पे लोकेलिटी से कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाए। एंड लास्ट क्या आपके पास, इसका क्या मतलब है, जैसे व्हाट्सएप है, देखो ये रहा, अज्यूम कर रहे हैं हम कितनी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, 100, लेकिन इन 100 कंपनीज का जो एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकल के आता होगा, या फिर जो भी रिपोर्ट्स आती होंगी, वो सारी सारी कहाँ पहुंचती है, यूएसए में, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। मतलब सारा जो कंट्रोल किया जा रहा है, सारा जो प्रोसेस हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, यूएसए के थ्रू। आई समझ। तो एमएनसीज के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम तो करोगे, बट सारी चीजें क्या होंगी, सेंट्रलाइज होंगी। एट द एंड सारी जो रिपोर्टिंग्स होंगी एक फाइनल एक ही जगह पे आकर के आपको करनी होंगी। इससे क्या होगा, इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, आपको सारी रिपोर्ट टाइम टाइम मिलती रहेंगी, आपका ग्रोथ आप इजीली चेक कर सकते। ध्यान रहेगा। चले आगे, क्या कह रहे हो, जोर से बोलो, जोर से। हाँ, नहीं किसने बोला, ऐप यूज करेंगे पैसे नहीं मिलते किसी को, एडवर्टाइजमेंट और डेटा बिकता है बस। मेनली डेटा से पैसे, एनीवन डेटा से पैसे कैसे कमाते हैं, हाँ बताओ। हाँ, जैसे कि आपने सपोज कोई मोबाइल फोन परचेज किया होगा, मोबाइल फोन छोड़ो, आपने अपने लाइफ स्टाइल में ना कोई भी चीज़ परचेज करी होगी ना, तो उसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके फ़ोन का। आपको फ़ोन में या तो चीज़ दिखी होगी, या तो आपने फ़ोन में वो चीज़ ट्रेंड होते हुए देखा होगा, या तो आपके फ़ोन में उसका आपने ऐड देखा होगा, उसके बाद जाकर के आपने वो परचेज किया है। अब अपने आज के टाइम पे मॉडर्न डे में हमारी जो लिविंग है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने फ़ोन से इन्फ्लुएंस होकर परचेज करते हैं। भले आपने डायरेक्टली अपने फ़ोन से परचेज किया हो, या फिर एक बाहर मार्केट जाके परचेज किया हो, लेकिन जो आपका इन्फ्लुएंस जो आप हुए होगे वो कहाँ से होगे, अपने फ़ोन में उस प्रोडक्ट को देख करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसे इसमें हो रहा है कि फिर वो सब को पैसे देंगे ना, सॉरी क्योंकि आपका डेटा अलग अलग कंपनीज को बेचा गया है ना। तो आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या वांट्स है, वो सारी चीजें आपकी क्या कर लेते हैं, R&D कर लेते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको वही चीजें दिखाते हैं। ये फिर ऐसा होगा कि उस कंपनी को भी डेटा देना आपको उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट, हाँ वही दिखाते हैं। है समझ। जैसे कि मान लो मैं हूँ गूगल, मेरे पास तो दुनिया का बहुत बड़ा पोर्शन है जो यूज कर रहा है मुझे, और मेरे पास हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की उनकी नीड्स है, हर तरीके के उनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो जब मैं अपना डेटा मेरे पास आएगा, तो उस डेटा को मैं क्या करूँगा, अलग अलग लेवल में ना कैटेगराइज कर दूंगा कि भैया अगर 20 ईयर्स का है तो उसका अलग कर दिया मैंने, 25 ईयर्स वालों का अलग कर दिया, 30 ईयर्स वालों का अलग कर दिया, इंडिया का अलग कर दिया, अमेरिका का अलग कर दिया, पाकिस्तान का अलग कर दिया।
अब कोई भी कंपनी जो मुझे अप्रोच करेगी इंडिया से, उसको मैं कौन सा डेटा दिखाऊंगा? इंडिया वाला डेटा दिखाऊंगा। उसमें भी जो कंपनी होगी उससे मैं पूछूंगा कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो यूथ के लिए है, ओल्ड एज लोगों के लिए, या फिर यंगस्टर्स के लिए है। तो सपोज उसने बोला कि भैया यूथ के लिए चाहिए मुझे प्रोडक्ट, तो मैं उसको कौन सा डेटा बेचूंगा? इंडिया के यूथ का डेटा बेचूंगा कि आज के मॉडर्न टाइम में ये ट्रेंडिंग है इंडिया के अंदर। आया समझ नहीं आया? तो डेटा बहुत बड़ी चीज है। अभी से 5 साल पहले लोगों को इसकी समझ नहीं थी। आफ्टर कोविड ने लोगों को समझ आया कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे पहले ना लोग, हम भी यही सोचते थे कि डेटा से लोग क्या ही कर लेंगे, डेटा इकट्ठा कर लो, हमारा क्या हो जाएगा उससे। बट उसका जो आउटपुट है अब समझ आता है जब हम स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं। ब्लैकमेल ही करना बस। चलो, अब इनके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। एमएनसीज के देखो मेरिट्स क्या है। पहला क्या है? जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो एमएनसीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जाके अपना कारोबार करती हैं। अब जनरली होता क्या है, जो कंपनी जहाँ पे सेटअप होती है ना, वो ट्राई करती है कि मैक्सिमम जो लोगों को वो हायर करे वो कहाँ से करे? आसपास के एरिया से। ऐसा क्यों? क्या पूछा मैंने? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा। क्या पूछा मैंने? कुछ नहीं पूछा मैंने अभी से। सर मेरे को ये लगा कि आप मतलब ये देख रहे हो क्या पूछा? क्या नाम है सुनो। हाँ जैसे अभी कंपनियां अगर उस देश में मतलब ऑपरेट करती है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशन हाँ और वो ज्यादातर यही चाहते हैं कि जिस कंट्री को अपना कोऑपरेट करने को समझ हाँ। जनरली क्या होता है, जब हम कोई कंपनी सेटअप करते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं जिस एरिया में हमने सेटअप किया है मैक्सिमम लोग हम जो हायर करें कहाँ करें? आसपास के एरिया करें। ऐसा क्यों? सैलरी कम देनी पड़ेगी क्योंकि उसका जो खर्चा है वो कम है। अगर मान लो मैंने किसी ऐसे पर्सन को हायर किया जो इंडिया के बाहर से आके यहाँ पे रह रहा है, फिर मेरे पास जॉब कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा? वो सैलरी ज़्यादा डिमांड करेगा बेचारा। तो इसलिए जब एमएनसीज बनती है ना, तो एमएनसीज अलग अलग कंट्री जाके काम करेंगी, एंड जिस भी कंट्रीज में जाएंगी वहाँ के लोगों को हायर करेंगे, जिससे क्या क्रिएट होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ध्यान रहेगा। ब्रिंग्स एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। प्लस ये जो एमएनसीज आती हैं अलग कंट्रीज के अंदर, तो अपने साथ क्या लेके आती है? नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती है। जैसे इंडिया के अंदर 5G अब स्टार्ट हुआ है ना, जबकि अमेरिका की बात करोगे तो 5G अभी से 2 साल पहले 1.5 साल पहले ऑलरेडी आ चुका था। तो जब वो कंपनीज इंडिया के अंदर आई तो साथ में क्या लेके आई? 5G लेकर के आई। कुछ साल बाद क्या लेके आएंगी? वो 6G। पाकिस्तान में क्या चलता है? 3G 2G 3G पे अभी 4G के केबल भी लगे उनके कंट्री में। पाकिस्तान। लेकिन मान लो कोई, अब मान लो जियो अपने आप को चाहता हो कि हम पाकिस्तान में जाके अपने आप को ग्रोथ करें क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, तो जब वो अपने आप को वहाँ पे ग्रोथ करने जाएगी तो वहाँ पे क्या चलाएगी? 4G और 5G। तो जब एक कंट्री के अंदर दूसरी कंपनी आती है तो साथ में अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी पे लेकर के जाती है। फिर क्या बताएंगे? 12th में ना इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम, एक चैप्टर आएगा इंडिया पाकिस्तान और चाइना का कंपेयर करते हैं उसमें, तो वहाँ डिटेल में कराऊंगा पाकिस्तान के। फिर क्या है? वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर्स। एमएनसी जाने से ये बेनिफिट होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आज टाइम पे अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो बीइंग अ कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बिकॉज ऑफ एमएनसीज। अगर एमएनसीज नहीं होती तो हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? बताओ, इंडियन कंपनी का नाम बताओ कोई मोबाइल फोन में। इंडियन है वो, सैमसंग इंडियन है। लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, कौन से? तो माइक्रोमैक्स था। हाँ, जियो फोन। आइडिया के फोन कब से आने लगे? आइडिया के फोन, आईटेल। हाँ आईटेल। देखो सुन लो, माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इंटेल हो गया, इंटेल कह रहा हूँ, क्या था? आईटेल। ठीक है, और जियो का फोन हो गया। ठीक है, अब सुन लो, इतने सारे नाम हमने बता दिए। इन नामों में से आपके पास कौन सा फोन है? किसी एक के पास नहीं, कोई सा नहीं, देख लो। हाँ, लावा है मान लो इसके पास। दैट मीन्स आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है एमएनसीज का कि मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो किसने पकड़ा हुआ है? एमएनसीज नहीं पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्या लेके आती है कंट्री के अंदर? मॉडर्न
टेक्नोलॉजी। अगर ये सेम टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया कंपनी हमें बेचे सेम प्राइस पे तो फिर इंडिया के फोन हम परचेज करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है। अगर वो अपनी क्वालिटी बढ़ाते तो साथ में क्या बढ़ता है, इनका कॉस्ट इंप्रूव हो जाता है। सर वैसे फोन के बीच में ना वापस आने लगती है। डीमेरिट्स पे आ जाओ। अच्छा, एक और रह गया हमारा इंटीग्रेशन विद फॉरेन मार्केट्स। इससे हम क्या करते हैं, फॉरेन मार्केट से इंटीग्रेट अपने आप को कर लेते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब? इंटीग्रेशन हाँ, मतलब प्रमोशन। जोड़ना इकट्ठा करना। तो आप नाम को जोड़ पाते हो फॉरेन मार्केट से ना। ट्रांसफर्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज टू द होस्ट कंट्रीज। क्या हुआ इसका मतलब? ट्रांसफर्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज टू द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्रीज। हाँ, जैसे कि मान लो मैं एक एमएनसी हूँ, मैं प्रोडक्ट इंडिया के बाहर बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को ना अपडेट नहीं किया है, मेरी टेक्नोलॉजी अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है। तो मैं जिन कंट्रीज को सामान बेचूंगा ना, साथ में क्या बेच रहा हूँ, अपनी कंट्री की आउटडेटेड, जो शायद आगे चल के अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, वो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जाकर के बेच रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो आईफोन की सेल लगती है, तो उन पे प्राइस डिस्काउंट कौन से मोबाइल फोन से मिलते हैं? जो आउटडेटेड जो पुराने मॉडल्स होते हैं, जो आउटडेटेड है, बट वो हमारी कंट्री में हमको चिपका रहे हैं। सेकंड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इससे क्या होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर अभी मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम जो मोबाइल फोन्स हैं वो हमारे इंडियंस नहीं है, दूसरी कंट्रीज के हैं। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारे यूथ के ऊपर, हमारे पॉपुलेशन के ऊपर, अगर मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लोगे तो मैक्सिमम कंट्रोल दूसरी कंट्रीज का है। अगर वो चाहे हमारा डेटा चोरी करना, वो चाहे हमारे यूथ को मैनिपुलेट करना, वो चाहे कुछ अदर डेटा कलेक्ट करना, तो इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पावर की एक्सेस दूसरी कंट्री के हाथों में कॉन्सेंट्रेट करती है, जो आपकी कंट्री के पास नहीं रही। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एज नई जो कंपनीज आती है, जो एमएनसीज आती है, अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, जो क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है आपकी कंट्री के ओन नेचुरल रिसोर्सेज को। जितने भी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, जितने भी आपके क्या कहते हैं उसको, नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्री में क्या क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप के कैंसर्स हो रहे हैं, अलग अलग। हाँ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल रिसोर्स भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। फिर क्या आपके पास, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। प्लस कंट्री हमारी है, लोग हमारे हैं, लेकिन जो डिसीजन है कहीं ना कहीं बाहर की जो कंट्रीज के लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दो, एग्जांपल ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज से? क्या? तो ये तो अच्छा इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आज का यूथ मैक्सिमम किस पे एक्टिव रहता है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, है ना, बेसिकली सोशल मीडिया पे ऑपरेट कर रहा है ना, है ना, कोल्ड प्ले के आजकल बहुत सारे वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के यूथ के जो डिसीजंस हैं वही सोशल मीडिया तय कर रही है। पहले लोग बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, अब बोलते हैं यूट्यूबर बनेंगे, है ना, मेरा सपना है। फिर कुछ लोग रील्स बना रहे हैं आज के टाइम पे कि हम रील्स बनाएंगे, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कंट्री का जो डिसीजन है यूथ का, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडिया के बाहर के लोग, जो इंडिया की बाहर की कंपनीज हैं। अरे बेसिकली एक फेमस बैंड है, बैंड आपने सुना है ना, है ना। हाँ, तो वो फेमस इसलिए हुआ था कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है ना, जैसे बराक ओबामा हो गया आपका, ठीक है, मेसी हो गया, ये लोग ना इस बैंड को सुनने के लिए आते थे, जिसकी वजह से इसके टिकट प्राइसेस काफी हाई होने लग गए। और इंडिया के अंदर आपको पता है लोगों को दिखावे की जिंदगी बहुत पसंद है। हाँ, तो इसकी जो नॉर्मल जो टिकट की प्राइस थी वो 5 से 10 हज़ार रुपए की हुआ करती थी, लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, बल्क में टिकट्स को परचेज किया। बस सुन लो, तो जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने बल्क में टिकट्स को परचेज किया 5 से 10 हज़ार रुपए में, और सप्लाई को रोक दिया। सप्लाई का मतलब क्या होता है, लोग डिमांड तो कर रहे हैं टिकट्स चाहिए, लेकिन सारा सप्लाई किसके पास है, कुछ ब्रोकर्स के पास है। तो जब डिमांड बढ़ती गई तो उन्होंने क्या किया, उसी से 5,000 10,000 टिकट प्राइसिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट किया कि भैया 1 लाख में ले जाओ। लोगों ने बोला ठीक है ले जाओ, उन्होंने बोला बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 2 लाख में ले जाओ, 3 लाख में ले जाओ। अभी 15 लाख 20 लाख 50 लाख तक की टिकट भी बिक रही है, जो 5,000 की टिकट। ऐसी समझ, मान लो मेरा टर्नओवर है 1,000 करोड़, तो मेरे लिए 5,000 और 5 लाख में कोई फर्क नहीं है।
तो मैं 5 लाख भी इजली पे कर सकता, है समझ। लेकिन निखिल जैसे लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, चोरी करेंगे, किसी को पागल बनाएंगे, है ना। लेकिन 5 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे और कोल्ड प्ले देखने जाएंगे। अरे बहुत famous है। मैं चलो जी, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, जॉइंट वेंचर। ये रहा, बताओ जी क्या होता है जॉइंट वेंचर। सर जब दो companies ना साथ में मिला के एक जगह पे काम करने के लिए, जैसे होंडा सिटी होगी, मारुति सुजुकी होगी। तो वैसे मान लो 2 कंपनीज है, एक है ए, एक है बी। ए की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, मतलब ये खुद ऑलरेडी कोई काम कर रही है पहले। बी की भी खुद की एक अपनी आइडेंटिटी है, ये भी पहले से काम कर रही है। अभी दोनों साथ में आए और इन्होंने मिलकर ना एक थर्ड एंटरप्राइज बना दिया, मान लो क्या, ए बी, और ये भी साथ मिलकर एक नया काम कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। लेकिन अगर मान लो ए और बी साथ में आती है, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई ए बी और पहले वाला काम बंद कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको जॉइंट वेंचर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मर्जर बोलेंगे। इन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया। जैसे वोडाफोन आइडिया, क्या वोडाफोन किसी में अलग से आती है इंडिया के अंदर, क्या आइडिया किसी में अलग से आती है, नहीं, दोनों की कंबाइंड आती है। तो उसको आप जॉइंट वेंचर नहीं बोलोगे, वो क्या है, मर्जर है। इन्होंने आपस में मर्ज कर लिया एक दूसरे को। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट कंपनीज आपस में आएंगी, जो अपना पहले जो बिजनेस करती थी वो अकेले वो काम तो करेंगी, लेकिन साथ में वो थर्ड बिजनेस स्टार्ट करेंगी तीसरे नए नाम से, और उस बिजनेस को भी वो चलाती रहेंगी। तो अब कितनी कंपनीज हो गई, एक ये भी है, ये भी है, और ये भी। ध्यान रहेगा। हाँ, बर्बाद नहीं हुआ, किसने मतलब बर्बाद हो गया, उसने बाद में बेच देना, अच्छा पैसा कमाया उसने। हाँ, जैसे एग्जांपल दो। अरे ये तो पायरेटेड मूवीज है ना। जैसे आप देखते होगे कभी ना, इनका बैलेंस शीट पढ़ना, कॉमर्स के हो ना तुम लोग तो पढ़ सकते हो बैलेंस शीट। कभी ना 12th के बाद पढ़ना, अभी नहीं समझ आएगी उनकी बैलेंस शीट। तो उनकी बैलेंस शीट में क्या होता है, ये ना अनअकाउंटेड लॉसेस के नाम से दिखाते हैं। तो जो अनअकाउंटेड लॉस होता है ना, वो बेसिकली जो पायरेटेड मूवीज और रिलीज आती है, जो अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू लोग लीक कर देते हैं मूवीज को, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है ना, उसको वो ऑलरेडी कंसिडर करके चलते हैं। आई समझ। हाँ। अब ये जो एप्स है या फिर वेबसाइट्स हैं जो इनको लीक कर रही है ना, इनको पायरेट कर रही है, तो ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, एड्स लाते हैं। एड्स मारते हैं, तो सेकंड क्या है, डेटा। जिन लोगों को ये दिखाते हैं ना, उनकी पूरी गैलरी की एक्सेस, उनके पूरे मोबाइल फोन की एक्सेस, उनके कैमरे की एक्सेस, उनके लोकेशन की एक्सेस उनके पास चले जाती है। आई समझ। अब घर में क्या कर रहे हो आप, कैमरा आपको ऑन होता है फोन के अंदर, तो हर चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, है जी समझ, और माइक भी ऑन होता है। हंस कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जितने भी चाइनीज फोन है ना, उनके, जैसे कि मान लो ये मेरा फोन है, ये एमआई का है, ठीक है, तो 24/7 इसका माइक कहीं ना कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आवाज ऑलरेडी उसको सुनाई दे रही होगी। मेरे फोन का कैमरे का एक्सेस भी उसके पास होगा। आपको बिलीव नहीं होगा तो भी क्या करना, अपने आसपास ना फोन रखना, सुन लो तुम, अपने आसपास, ठीक है, कभी ना अपने आसपास फोन रखना, ठीक है, और ना किसी चीज का नाम लेना जोर जोर से कि मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है ना, और 1 घंटे बाद जाके अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना जैसे। तो बेसिकली क्या करता है, ये ऑटोमेटेड है, मतलब ये एआई के थ्रू चल रहा है। एआई खुद ही आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगी और फिर आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देगी। बाकी टाइप जरूरी नहीं आपके लिए, बस जॉइंट वेंचर का ध्यान रखना। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज जॉइंटली formed by 2 or more organizations for mutual benefit. Businesses, organizations engaged in a joint venture share not only their physical, financial and human resources but also the risk and profits of their businesses. Basically हम joint venture बनाते क्यों हैं, ताकि हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो सके, हमारे पास एम्प्लॉयज की जरूरत जो कम पड़ रही थी वो सही हो सके, जो मार्केट अप्रोच है उसके लिए हमें शेयरिंग मिल जाए, जो रिस्क हो उसको भी हम शेयर इजिली कर पाए। ध्यान रहेगा। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहला क्या है,
बेनिफिट्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। जब दो अलग अलग आइडेंटिटी आपस में आते हैं ना, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि दोनों जो अलग अलग ब्रांड है इनकी खुद की पहले से क्या है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम है, जो तीसरी जो हमने कंपनी बनाई है ना उसको बहुत हेल्प करती है। जैसे वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, मान लो दोनों अपना अपना बिजनेस करते रहते हैं, वोडाफोन भी और आइडिया भी, और साथ में क्या बनता वीआई। तो क्या वीआई को अपने आप को बताना पड़ता है कि हम कौन है? नहीं, लोग ऑलरेडी उसको जानते हैं, ऑलरेडी मार्केट में उसकी गुडविल है। नेक्स्ट क्या है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है पूलिंग का मतलब? इकट्ठा करना, जमा करना। तो यहाँ पे एज दो अलग अलग एस्टेब्लिश कंपनीज आपस में मिलकर काम कर रही हैं, तो दोनों के पास ऑलरेडी क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो पहले अलग अलग रिसोर्सेज थे, अब दोनों क्या हो गई है, इकट्ठा हो गई है। तो जो आपका कैपिटल है वो पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जो आपको हेल्प करेगा जल्दी ग्रो करने में। थर्ड क्या है, वाइडन्स द मार्केट बेस। अब जो मान लो कोई कंपनी है ए, एक है बी, इसके पास कुछ कस्टमर बेस होगा पहले से, इसके पास भी कुछ कस्टमर बेस होगा। अब इन्होंने मिलकर एक नई कंपनी बनाई ए बी, तो ये वाले कस्टमर भी यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये वाले भी शिफ्ट होंगे। तो जो आपका कस्टमर बेस होगा डे वन से काफी एनलार्ज होगा, काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एज हमारे पास कैपिटल की कमी नहीं होती, रिसोर्सेज काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो हम नई टेक्नोलॉजी इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स। तो इसका कोई यहाँ पे पॉइंट बनता नहीं है, बट यहाँ पे बेसिकली ये बोल सकते हो कि एज हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो हम लेबर्स को इजीली हायर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाकर। एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, तो वापस से ही आ गया, एज हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी उसको हम इजीली एक्सेस कर भी पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च कर सकते। आई समझ, बस इतनी बातें आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ये भी तो है सर, चलो देख लो, ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं वो बाकी अलग है। एक हमारा टाइप कौन सा, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ चीजें प्राइवेट के पास होंगी। तो यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें, पहले क्या है, अंडरटेकन इन केस ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे गवर्नमेंट को रिजल्ट जल्दी चाहिए, लेकिन वो चाहती है कंट्रोल किसके पास रहे, उसी के पास रहे। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर को पकड़ेंगे, वो बोलेंगे भैया आप ये काम करके हमें दो, लेकिन कंट्रोल किसका होगा, हमारा होगा। एग्जाम्पल दो, जितने भी हाईवे काम होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो किसके थ्रू बनते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, लेकिन बनाते कौन है, प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि एल&टी का नाम सुना आपने, एल&टी, लर्सन एंड टर्बो। हाँ, जैसे टिचकुल वाली मूवी है ना, तो उसमें बेसिकली क्या हो, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जिसको काम कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। तो वहाँ पे क्या हो रही है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है काम जल्दी हो, तो प्राइवेट सेक्टर काम जल्दी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कंट्रोल उसका हो, इसलिए साथ में क्या रखेगी, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी साथ में रखती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मेजर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे सारा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, लेकिन वो पैसे किससे लगवाती है, प्राइवेट सेक्टर से। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कौन अर्न करेगा यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट तो भैया बोलती है हमारा, हम ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, सब मोह आए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए बस, मतलब लोगों का वोट चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सुटेबल ऑफ लार्ज साइज प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट का साइज काफी बड़ा हो, ऐसा काम जो कई सालों तक चलने वाला है, उन कामों को जल्दी करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाती है। जैसे हाईवे का काम क्या होता है, कई सालों तक चलता है। आज स्टार्ट मान लो हमने एक हाईवे बनाना है दिल्ली से लेकर के बताओ कोई स्टेट मुंबई तक, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आज हमने स्टार्ट किया कल खत्म, कई सालों तक चलता रहेगा ये। हाँ हाँ, बोलो जल्दी बोलो, लेट हो रहा है। अशोक लेलैंड जो है, हंस कह रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। क्या, ये प्राइवेट है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अट्रैक्ट। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, पहले क्या है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर से हमें इन्वेस्टमेंट इजीली मिल जाता है। क्यों, क्यों ऐसा,
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पता है भैया काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि काम करने के बाद पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि फंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जाएगी हमारी बेइज्जती मार्केट में, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जनरली ये जो पीपीपी बनाते हैं हम ऐसी चीजों के लिए बनाते हैं जो हाईली प्रायोरिटाइज होती है, तो अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है तो पीपीपी हमें काफी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एज यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, साथ में क्या इंक्रीज होगा, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। लास्ट क्या आपके पास, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एज आप इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप कर रहे हो तो आपकी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या होगी, इंपैक्ट होगी, और बेटर तरीके से आप ग्रो कर पाओगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, कल करेंगे चैप्टर नंबर 4 और परसों करेंगे 5 एग्जाम का मंडे को। थैंक यू सो मच। Yeah.